प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 8 ऊष्मागतिकी में ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का अध्ययन करने जा रहे हैं। उस नियम को अध्ययन करने के लिए पहले हम कुछ प्रक्रम जानेंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। पहला प्रक्रम है, जिन प्रक्रमों को हम पढ़ेंगे, पहला प्रक्रम है उत्क्रमणीय प्रक्रम। दूसरा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, हम दो प्रकार के प्रक्रमों की बात कर रहे हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, पहले परिभाषा देते हैं। वह प्रक्रम जिन्हें विपरीत क्रम में ठीक उन्हीं अवस्थाओं में संपन्न किया जाता है। वह प्रक्रम जिन्हें विपरीत क्रम में उन्हीं अवस्थाओं में संपन्न किया जाता है जिन अवस्थाओं में सीधे क्रम में संपन्न किया जाता है, परंतु विपरीत प्रभाव के साथ उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। फिर सुनिए, वह प्रक्रम जिन्हें विपरीत क्रम में ठीक उन्हीं अवस्थाओं में संपन्न किया जाता है जिन अवस्थाओं में सीधे क्रम में संपन्न किया गया है, परंतु विपरीत प्रभाव के साथ उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। कैसे? एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। एक प्रक्रम चल रहा है, एक बिंदु पे हमने ऊष्मा दी, दूसरे बिंदु पे हमने ऊष्मा ली, लेकिन जब विपरीत प्रक्रम में आएंगे, उन्हीं अवस्थाओं में आएंगे, तो जहां ऊष्मा दी थी वहां से ऊष्मा ली जाएगी। जहां ऊष्मा ली थी उतनी ऊष्मा उस बिंदु पे क्या होगी, उस अवस्था में दी जाएगी। तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। सीधा सीधा एक एग्जांपल दे रहे हैं। हम जा रहे हैं, एक चौराहे से गुजरे, वहां हमने टोल दिया, आगे दूसरे चौराहे पे गए, हमने किसी से पैसे लेने थे, पैसे लिए, लेकिन लौटते वक्त विपरीत घटनाएं होंगी। जिससे पैसे लिए थे उसको पैसे भी उतने ही दिए, जहां टोल दिया था उसे टोल वापस लिया। तो इस तरह का प्रक्रम जो जाते हुए जिन अवस्थाओं में जा रहा है, विपरीत आते वक्त उसे विपरीत घटनाएं हो। जैसे ऊष्मा ली थी वहां ऊष्मा दी जाए, जहां कार्य निकाय द्वारा किया गया था वहां निकाय पर कार्य किया जाए। तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। इसकी कुछ शर्तें हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम की क्या है? कुछ शर्तें हैं। पहला, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए ऊष्मा क्षय करने वाले प्रभाव जैसे घर्षण, विद्युत प्रतिरोध, चुंबकीय शौथिल्य आदि पूर्णता अनुपस्थित होने चाहिए। आप जानते हैं ना, घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, गति के विपरीत कार्य करता है, गति को कम करता है। तो ये क्या होने चाहिए? उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए क्या होना चाहिए? घर्षण बल, विद्युत प्रतिरोध, चुंबकीय शौथिल्य, ये सब क्या होने चाहिए? अनुपस्थित होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण प्रक्रम के दौरान क्या है हमारा? चालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा ऊष्मा का क्षय नहीं होना चाहिए। हमारे पास 3 ऊष्मा स्थानांतरण के मेथड है, चालन, संवहन और विकिरण। उस उत्क्रमणीय प्रक्रम में इसमें से किसी भी प्रकार से के स्थानांतरण में ऊष्मा का क्षय नहीं होना चाहिए, क्या वो चालन हो, क्या संवहन हो, क्या विकिरण हो। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो कहता है कार्यकारी पदार्थ के दाब तथा आयतन में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होने चाहिए। जो कार्यकारी पदार्थ है उसमें दाब तथा आयतन के परिवर्तन क्या होने चाहिए? बहुत धीमी गति से होना चाहिए। और चौथा, यह प्रक्रम बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बहुत ही धीरे धीरे होना चाहिए, स्लो प्रोसेस। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम जितनी कंडीशन ये बताई है, ये किसी में भी फुलफिल नहीं होती, ये कोई भी इसे पूरा नहीं करता। तो इसलिए आइडियल जो हम आदर्श उत्क्रमणीय प्रक्रम मानते हैं वो कोई आदर्श उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं। देखिए, अगर कहीं घर्षण नहीं है, विद्युत प्रतिरोध जरूर होगा, विद्युत प्रतिरोध नहीं है, चुंबकीय शौथिल्य जरूर होगा। हम प्रोसेस को धीरे चलाएंगे तो कैसे चलेगा प्रक्रम? हम कह रहे हैं ऊष्मा का कोई ह्रास नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा है ही नहीं साधन जिसमें ऊष्मा का ह्रास ना हो। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम किसे कहते हैं? एक अनुत्क्रमणीय वह प्रक्रम जिसमें निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त ना कर सके। सीधा सीधा वह प्रक्रम जिसमें
निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त ना कर सके, क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। और जो उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं हुए अनुत्क्रमणीय होंगे, जैसे क्या है? घर्षण बल के विरुद्ध कार्य, विभिन्न गैसों का विसरण, ये सब क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। अब हम बात करते हैं ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम की। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है? ऊष्मा गति का द्वितीय नियम, और कितने हैं इसके? इसके 2 नियम हैं। देखो, ऊष्मा गतिकी के नियम के अनुसार यह कहता है ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है। जैसे हमने वहां पे ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम में माना था, जो ऊष्मा दी जा रही है वो कार्य में हो रही है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ा रही है, कहीं कहीं पूरे कार्य में हो रही है। तो हम ये चीज द्वितीय नियम में कहा गया कि ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या है? असंभव है। आंशिक रूप से ऊष्मा के कार्य में परिवर्तन के लिए यह भी आवश्यक है कि कुछ भाग का परित्याग भी होता है, मतलब कुछ भाग का परित्याग मतलब लॉस भी होता है। कोई भी अभी तक ऐसी युक्ति नहीं बनी है जो 100% ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदल दे। कुछ ना कुछ ऊष्मा का परित्याग होगा ही होगा, कार्य में होगी उस पर कुछ ना भाग क्या होगा? उसका परित्याग होगा। इसलिए इसके नियम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नियम क्या है? केल्विन प्लांक का कथन है। दूसरा किसका है? क्लॉसियस का कथन है। क्लॉसियस का कथन। केल्विन प्लांक का जो कथन था वो क्या कथन है? उसने क्या कहा? ऐसी किसी भी मशीन जैसे ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो स्रोत से अवशोषित पूर्णता ऊष्मा, जो स्रोत से अवशोषित ऊष्मा को पूर्णता किसमें बदल दे? लाभकारी कार्य में परिवर्तित कर सके। ये ऊष्मा इंजन के लिए, हीट इंजन जिसे कहते हैं। फिर सुनिए, कोई भी ऐसी मशीन जैसे ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो किसी स्रोत से अवशोषित ऊष्मा को पूर्णतः लाभकारी कार्य में परिवर्तित कर दे। ऊष्मा इंजन में क्या होता है? एक कार्यकारी पदार्थ होता है। वो ऊष्मा कहां से लेता है? स्रोत से लेता है, कुछ कार्य करता है और बाकी ऊष्मा किसको दे देता है? सिंक को दे देता है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो मतलब ऊष्मा ले रहा है, स्रोत से पूरी ऊष्मा ले रहा है, लेकिन कुछ ही भाग कार्य में बदल रहा है, बाकी ऊष्मा किसको दे रहा है? सिंक को दे रहा है। तो कुछ ऊर्जा क्या हो रही? इसका मतलब क्या है? कार्य प्राप्ति के लिए अगर हमें लगातार कार्य प्राप्ति करना है तो सिंक का होना अति आवश्यक होता है, जहां ऊष्मा व्यय हो जाए, जहां ऊष्मा का परित्याग हो जाए। कार्यकारी में जितनी बदल दी, जो ऊष्मा बची वो उसका क्या हो? परित्याग हो। फिर सुनिए, साधारण भाषा में, ऐसा कोई भी युक्ति संभव नहीं है जो स्रोत से अवशोषित ऊष्मा को पूर्णतः लाभकारी कार्य में बदल दे। कुछ ना कुछ उसका परित्याग होगा ही होगा। क्लॉसियस का कथन रेफ्रिजरेटर, जिसे शीतलक कहते हैं, उसके लिए होता है। रेफ्रिजरेटर होता क्या है? यह इसका स्टेटमेंट क्या है? किसी भी स्वाता क्रिया मशीन के लिए, ध्यान देना, किसी भी स्वाता क्रिया मशीन के लिए जिसे किसी भी बाह्य स्रोत की सहायता से प्राप्त ना हो, ऊर्जा प्राप्त ना हो, निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा को अपेक्षाकृत उच्च ताप वाली वस्तु में स्थानांतरण असंभव है। कोई भी ऐसी युक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी स्वतः मशीन नहीं है, सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं है जो क्या करे? कोल्ड बॉडी मतलब ठंडी वस्तु से ऊष्मा ले और किसको दे दे? गर्म वस्तु को अपने आप दे दे। उसके लिए क्या चाहिए? कंप्रेसर चाहिए। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? शीतलक क्या करता है? वो क्या करता है? अंदर आपको ठंडक मेंटेन करनी है, तो जो अंदर की गर्माहट होती है, ठंडी वस्तु की जो गर्माहट होती है, वो किसको देता है? बाहर गर्म वस्तु को देता है, वातावरण को देता है।
क्या ये अपने आप काम करता है? जब तक बिजली नहीं आती, बिजली आती तभी काम करता है, जब पूरी युक्ति सही होती है तभी काम करता है। तो ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन असंभव है जो किससे ले? ठंडी वस्तु से ऊष्मा ले और गर्म वस्तु को ऊष्मा स्वतः ही दे दे। तो ये किसका कथन है? क्लॉसियस का कथन है। तो केल्विन प्लांक का कथन किसके लिए है? ऊष्मा इंजन के लिए। किसके लिए? ऊष्मा इंजन के लिए। और क्लॉसियस का कथन किसके लिए है? शीतलक के लिए। किसके लिए? शीतलक के लिए। अब हम ऊष्मा इंजन के बारे में बात करेंगे। ऊष्मा इंजन क्या होता है? ठीक है, किसकी बात करेंगे आज हम? ऊष्मा इंजन की बात करेंगे। ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कैसी युक्ति है जो ऊष्मा ऊर्जा को किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन के कितने मुख्य भाग हैं? 3 मुख्य भाग हैं ऊष्मा इंजन। ठीक है, ऊष्मा इंजन के कितने भाग हैं? 3 मेन भाग होते हैं। ऊष्मा स्रोत, सिंक और कार्यकारी पदार्थ। कितने भाग हैं? ऊष्मा स्रोत, सिंक और कार्यकारी पदार्थ। अब इसका कैसे होता है? यह आपका ऊष्मा स्रोत है, ऊष्मा स्रोत। यह आपका क्या है? सिंक है। ऊष्मा स्रोत का ताप है T1 केल्विन, सिंक का ताप है T2 केल्विन। जो कार्यकारी पदार्थ है वो ऊष्मा किससे लेगा? वो ऊष्मा लेगा, Q1 ऊष्मा ली उसने स्रोत से, कुछ कार्य कर दिया, बाकी ऊष्मा किसको दे दी उसने? बची ऊष्मा सिंक को, फिर कार्यकारी पदार्थ स्रोत पे चला गया। तो ऊष्मा स्रोत क्या होती है? एक गर्म वस्तु, एक स्थिर उच्च ताप वाली वस्तु जिसका ताप लगातार T1 केल्विन मेंटेन रहता है, जिससे वस्तु लगातार ऊष्मा लेती है, ऊष्मा स्रोत कहलाती है। यह स्थिर ताप वाली ठंडी वस्तु है निम्न ताप पर, किसपे? T2 केल्विन पर। ये ऊष्मा, जितनी भी ऊष्मा ले लो, ये ऊष्मा ले लेती है। इसे कितनी भी मात्रा में ऊष्मा दी जा सकती है। कार्यकारी पदार्थ ये क्या करता है? वह पदार्थ जो स्रोत से ऊष्मा लेकर क्या कार्य में परिवर्तित करता है और शेष भाग को किसको दे देता है? सिंक को दे देता है। तो ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ ने ऊष्मा किससे ली? स्रोत से ली। कितनी ऊष्मा ली? Q1 ऊष्मा। कुछ कार्य किया और बची हुई ऊष्मा सिंक को देकर, कितनी ऊष्मा उसने सिंक को दी? Q2 ऊष्मा। और वापस वो किस में चला गया? स्रोत पे चला गया। तो कितना कार्य किया यहां पे? W = Q1 - Q2। ये एक चक्र पूरा हुआ। ऊष्मा ली, कार्य किया, ऊष्मा बची ऊष्मा सिंक को दी, वापस स्रोत पे चला गया। इसे क्या कहेंगे? एक चक्र कंप्लीट हुआ। ठीक। तो अब हम ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लगाते हैं। dq = du + dw। कार्यकारी पदार्थ कहां से शुरू हुआ था? स्रोत से शुरू हुआ। उसने क्या ली? ऊष्मा ली। उसने क्या किया? कार्य किया। कार्य करने के बाद बची ऊष्मा किसको दी? सिंक। और फिर किस पे चला गया? स्रोत पे चला गया, अपनी प्रारंभिक अवस्था पे चला गया। इसलिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना है? 0 है। यहां dq का मान किसके बराबर है? ऊष्मा में परिवर्तन Q1 - Q2 और dw किसके बराबर है? W के। तो Q1 - Q2 0 + W। W का मान क्या हो गया? Q1 - Q2। इंजन की दक्षता क्या होती है? दक्षता ईटा से बनता। एक चक्र में किए गए कार्य, एक चक्र में किए गए कार्य तथा उस चक्र में दी गई ऊष्मा के अनुपात को क्या कहते हैं? दक्षता कहते हैं।
एक चक्र में इंजन द्वारा किए गए उपयोगी कार्य तथा स्रोत से कार्यकारी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा के अनुपात को क्या कहते हैं? इंजन की दक्षता कहते हैं। तो इंजन की दक्षता यहां ईटा क्या हो जाएगी? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो ईटा किसके बराबर आ गई? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। हम जानते हैं Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर होता है? T1 अपॉन T2 के। तो दक्षता इंजन की कितनी आ जाएगी? ईटा 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है? T2 का मान T1 से हमेशा कम होता है, तो ईटा का मान क्या होता है? हमेशा 100% से कम होता है। क्योंकि ये तो असंभव है, या इस चीज में देखें कि Q2 का मान अगर 0 असंभव है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊष्मा दी जाएगी, इसलिए यहां पे दक्षता का मान कितना है? 100% से कम है। कोई भी इंजन की दक्षता 100% तो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सिंक का ताप कम है। ये आएगा, वो यहां पे Q2 का भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा इंजन तो असंभव है। अब हम आपको बात करेंगे प्रशीतक की। शीतलक भी कहते हैं, प्रशीतक कि क्या कहते हैं उसे? रेफ्रिजरेटर। प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर क्या करता है? आप सबके घरों में फ्रिजेस हैं, फ्रिज भी कहते हैं उसे, रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, और हिंदी में प्रशीतक कहते हैं। ये क्या करता है? वस्तु को ठंडा रखता है। कैसे रखता है? वस्तु को ठंडा रखता है। प्रशीतक, किसकी बात करने जा रहे हैं हम? प्रशीतक। प्रशीतक रेफ्रिजरेटर, उसका हीट इंजन का उल्टा है। यह क्या करता है? प्रशीतक विपरीत दिशा में कार्य करने वाला क्या है? ऊष्मा इंजन है। इसलिए इसे ऊष्मा पंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा पंप भी कहते हैं। यह ऐसी युक्ति है जो निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा उस ताप वाली वस्तु को स्थानांतरित करता है। इसमें कार्यकारी पदार्थ को प्रशीतक द्रव कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? ये हमारी निम्न ताप वाली वस्तु है, किसे क्या कहते हैं? सिंक। कितने ताप पे? T2 केल्विन पे। इससे किसने ऊष्मा ली? कितनी ऊष्मा ली? Q2 प्रशीतक ने। और कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और कितनी ऊष्मा उसको दे दी? Q1 ऊष्मा। किसको दे दी? स्रोत को, T1 केल्विन को। तो यहां ये किसके बराबर हो गया? Q1 माइनस Q2। आपने किससे ऊष्मा ली? जो रेफ्रिजरेंट है, जो प्रशीतक द्रव कहलाता है, उसने ऊष्मा किससे ली? ठंडी वस्तु से। किसकी हेल्प से? कंप्रेसर की हेल्प से। और किसको दे दी ऊष्मा? स्रोत को दे दी। तो यहां पे जो कार्य W किसके बराबर है? Q1 माइनस Q2। आपने क्या कॉमन ले लिया? Q2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर है? T1 अपॉन T2 के। तो W कितना हो गया? Q2 T1 माइनस T2 माइनस 1। तो W इज इक्वल टू Q2 T1 माइनस T2 अपॉन T2। इसका एक चीज कहलाती है, उसे कहते हैं निष्पादन गुणांक। निष्पादन गुणांक, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? बीटा से। निष्पादन गुणांक होता क्या है? प्रति चक्र
प्रशीतक के अंदर से निष्कासित ऊष्मा की मात्रा तथा बाह्य एजेंसी द्वारा किए गए कृत कार्य का अनुपात। प्रतिचक्र सिंक से जो ऊष्मा ली गई है, प्रतिचक्र कितनी ऊष्मा ली गई है, Q2, और जो कार्यकारी पदार्थ, जो बाह्य कार्यकारी पदार्थ कार्य करे वो कितना है, W। इसके अनुपात को क्या कहते हैं, निष्पादन गुणांक कहते हैं। तो बीटा का मान कितना हो गया, Q2 T1 माइनस T2 अपॉन T2, बीटा इज इक्वल टू आ गया T2 अपॉन T1 माइनस T2। बीटा का मान जितना अधिक होगा उतनी प्रशीतक की दक्षता क्या होगी, उतनी अधिक होगी, उतना ही वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। बच्चों, मैंने आपको एक साथ प्रशीतक और ऊष्मा इंजन इसलिए कराए हैं कि एक मैंने आपको केल्विन प्लांक का नियम बताया था, दूसरा मैंने आपको क्लॉसियस का नियम बताया था। केल्विन प्लांक के नियम पे ऊष्मा इंजन काम कर रहा है और क्लॉसियस के सिद्धांत पे प्रशीतक काम कर रहा है। तो बच्चों, आज हम इकाई 8 में जो हमने आज आपको समझाया, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आगे कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकी दक्षता क्यों 100% से कम होती है, निष्पादन गुणांक क्या है, दक्षता कब अधिक होगी, बीटा का मान जितना अधिक होगा उतनी प्रशीतक की दक्षता क्या होगी, अधिक होगी। तो इस तरह की चीजें हैं। बच्चों, अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है और पसंद भी आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उन बच्चों तक प्लीज वीडियो जरूर पहुंचाइए जिन तक नहीं पहुंची है, जैसे आपको समझ में आ रहा है तो उनको भी समझ में आ जाए। धन्यवाद।